हेलो फ्रेंड्स, बड़े दिनों के बाद क्या भाई, बड़े ही महीनों के बाद आज मैं यहाँ पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी फॉर बीइंग वेरी इनकन्सिस्टेंट। आज के बाद भाई चैनल पर लगातार वीडियो आती रहेंगी। और आज की अपनी इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, यहाँ पे मैं बिल्कुल लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूँ इस रियलमी के GT6 स्मार्टफोन का। करीब करीब मुझे यहाँ पे 9 महीने हो चुके हैं इस स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए। और इस वीडियो को देखकर आपको एक बहुत ही बेहतर आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको इस स्मार्टफोन को परचेज़ करना चाहिए क्या नहीं, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्या कुछ इसमें कमियां हैं, क्या कुछ इसकी खास बातें हैं, वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। पहले बता देता हूं दोस्तों, तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी रह सकती है क्योंकि भाई बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्पेक्स तो आप सभी को पता ही होगा, बाकी इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे आज मैं बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्राइसिंग की बात करें तो मैंने ये स्मार्टफोन बाय किया था 8GB रैम 256GB वेरिएंट 2024 के जून में 37,000 रुपये का, और अब इसका प्राइस चल रहा है 34,000 रुपीज़। अगर डिस्काउंट अगर आप यूज़ करते हैं तो 32,000 रुपये तक का ये स्मार्टफोन आपको पड़ जाएगा। इसकी लुक्स आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की ही बात कर लेते हैं। तो अब तक 7 महीने हो चुके हैं। बिल्ड क्वालिटी तो भाई मेरे को इस स्मार्टफोन की काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लगी। बैक साइड में आपको पता ही है ग्लास मिलेगा, और फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 के प्रोटेक्शन है। साइड फ्रेम इसके प्लास्टिक के हैं। और यार ये जो इसका बॉक्स के अंदर कवर आता है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दूसरा कवर यूज़ करें, क्योंकि इससे भाई इसके कैमरा लेंस पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच आ रहे हैं, क्योंकि कवर पूरा करता नहीं है ये स्मार्टफोन के कैमराज़ को, तो उससे भाई प्रॉब्लम हो सकती है। कैमरास पे थोड़े बहुत स्क्रैच आते हैं। बैक साइड में आप यहाँ पे लैमिनेशन करवा लेना, इसकी क्या बोलते हैं, इसको स्किन आती है, क्योंकि ग्लास पे भाई काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच लगने के चांसेस हैं। ओवरऑल भाई लुक्स काफ़ी अच्छी है। कैमरास के अराउंड में यहाँ पे डस्ट काफ़ी ज़्यादा घुसता है भाई, आपको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिंगरप्रिंट्स के निशान आ जाते हैं। पोर्ट्स एंड बटन की बात करें तो उनका तो आपको पता ही होगा। सिम ट्रे में आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलेगा। प्राइमरी माइक्रोफोन, USB Type-C पोर्ट जो कि 2.0 वाला है। स्पीकर ग्रिल दी गई है, प्राइमरी स्पीकर ग्रिल, और इसके राइट साइड में आपको एक पावर बटन मिल जाएगा। वॉल्यूम रोकर्स दिए गए हैं। ऊपर की साइड आपको यहाँ पे सेकेंडरी माइक्रोफोन, सेकेंडरी स्पीकर ग्रिल दी गई है, और IR रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन है। फ़ोन के वेट की बात करूँ तो फ़ोन का वेट है यहाँ पे लगभग 199 ग्राम। हैवी आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, मतलब कि एक बैलेंस वेट सेट किया है, मतलब सेंटर में है वेट। आपको इन हैंड फील काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो अब तक मैंने जितना यूज़ किया, सबसे पहले मैं बताता हूँ इसकी डिस्प्ले के बारे में। स्पेक्स आपको पता ही होगा, 1.5K की LTPO कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। HZ10+ का सपोर्ट है। 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 1600 निट्स की हाई ब्राइटनेस है, और 6.78 इसका स्क्रीन साइज़ है। तो डिस्प्ले में दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले में इसकी कोई भी कमी नहीं आई। गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं तो भाई कर्व डिस्प्ले है, थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अदरवाइज़ कंटेंट वॉचिंग में डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर है। कलर्स आप अपने हिसाब से इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। आपको सैचुरेशन कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कॉन्ट्रास्ट चाहिए, सब कुछ आप इसके अंदर मैनेज कर पाएंगे। और इसके अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डिस्प्ले वाइज मैं इसको दूंगा 10 आउट ऑफ 10। LTPO पैनल है तो आपकी बैटरी भी बचा देगा। इस बजट के हिसाब से इससे बेस्ट डिस्प्ले आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी नहीं नजर आएगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो आगे मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ इसके चिपसेट की। तो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 दिया गया है, आपको पता है। LPDDR5X की रैम है, और UFS 4.0 की स्टोरेज है। अब देखो सब कुछ वैसे फास्ट तो दे दिया, पर दोस्तों साफ साफ बताता हूँ भाई, जितना इसका नाम है ना चिपसेट का, उतना फास्ट ये नहीं है। शायद इसके ऑप्टिमाइजेशन में कमी है। ऑल्दो इसके अंदर अब Android 15 रन कर रहा है Realme UI 6 के साथ में। फ़ोन बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे है, फिर भी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, इसके कंपटीशन के मुकाबले थोड़ा स्लो है। पोको X6 Pro स्मार्टफोन मैंने यूज़ किया है, उसका ऐप ओपनिंग क्लोजिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इससे फास्ट है। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, उसमें 8 Gen 2 है, उसका भी फास्ट है, इसका थोड़ा स्लो है। और रैम मैनेजमेंट भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे रैम मैनेजमेंट की है। अगर आप बैकग्राउंड में 4-5 एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं और उनको आप रीओपन करके देखते हैं मल्टीटास्किंग के लिए, तो एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाती हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी है। अपडेट्स काफ़ी आए, रेगुलर अपडेट आते रहते हैं, महीने या फिर 45 डेज़ के अंदर एक अपडेट आ जाता है इसका, सिक्योरिटी पैच का और थोड़े बहुत बग फिक्सेस का। लेकिन इसका ये जो प्रॉब्लम है रैम मैनेजमेंट की, वो अब तक यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई है। तो ये चीज़ आपको एक देखनी पड़ेगी। अपडेट्स के साथ ये फिक्स हो जानी चाहिए थी। खैर अब तो 9 महीने हो चुके हैं, क्या ही फिक्स होगी, तो इस प्रॉब्लम का आप ध्यान रखना।
गेमिंग सेटिंग्स की बात करूँ तो आप 90 FPS पर गेमिंग कर पाएंगे। मैंने BGMI खेली है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है। और हीटिंग इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ तो हीटिंग इशू मुझे अब तक कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आया। इवन तो चार्जिंग के टाइम पर भी ये हीट नहीं होता। मैक्सिमम बिल्कुल मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आप इसको चार्ज करते करते गेमिंग करते हैं तो इसका 42-43 डिग्रीज तक चला जाता है, वो भी बहुत रेयर है। सर्दियों में तो उतना भी नहीं जाता, 39 डिग्रीज के आसपास जाता है। और गर्मियों की बात करें तो 43 मैक्सिमम, बहुत ही ज़्यादा अगर आप मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर में यूज़ करते हैं तो 44 तक चला जाएगा। तो परफॉर्मेंस का मैंने बता दिया मोटा मोटा सा। और अब मैं इसके नेटवर्क कनेक्टिविटी UI की बात करूं, एंड्रॉयड 14 के साथ में आता था ये, अब ये एंड्रॉयड 15 के ऊपर बेस्ड है। नवंबर में इसका अपडेट आ चुका था Realme UI 6 का, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। कुछ एक AI के फीचर्स हैं जो कि आप रेयरली यूज़ कर पाएंगे, इतना आपको ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर पाएंगे उसको, मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। UI की अगर मैं बात करूँ तो UI में ब्लॉटवेयर वगैरह आप थोड़ा बहुत आएगा अनइंस्टॉल कर सकते हैं ईजिली। कोई भी एड्स इसकी UI में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अपडेट प्रॉमिस किए थे Realme ने 3+4 ईयर्स के, अब तक तो जारी है, हर महीने अपडेट आ जाता है इसका। और यहाँ पे नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आपको पता ही होगा 13 5G के बैंड्स हैं। कनेक्टिविटी के मामले में कोई भी मुझे इशू नहीं हुआ, यहाँ पे जियो की सिम मैं यूज़ करता हूँ। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करूँ ब्लूटूथ 5.4 है। ब्लूटूथ मैं लगातार यूज़ करता रहता हूँ, इसके उनमें भी बिल्कुल एकदम सीमलेस कनेक्टिविटी है, कोई भी इशू उसके अंदर भी नहीं है। वाईफाई की स्पीड्स काफ़ी अच्छी हैं, 800-900 Mbps का भी अगर आपका प्लान है वो भी आपको फुल स्पीड प्रोवाइड कर देगा। IR रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन है इसमें, सभी ACs के रिमोट आप कंट्रोल कर सकते हैं। पर एक बात मुझे इसके रिमोट कंट्रोल में अजीब लगी कि मेरे घर में मैंने अभी 2-4 दिन पहले Realme का AC लगवाया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और इसके IR रिमोट कंट्रोल के ऐप के अंदर Realme के AC का कोई भी ऑप्शन नहीं है। मतलब Realme का ही फ़ोन है, Realme ही AC बना रहा है और इन्होंने इन्हीं के AC का फंक्शन यहाँ पे फ़ोन के अंदर नहीं दिया। NFC है, आप उसको इजीली यूज़ में ले सकते हैं कार्ड्स वगैरह के लिए। तो कनेक्टिविटी के मामले में नो प्रॉब्लम। ड्यूअल स्पीकर्स का सेटअप दिया है, ऑल्दो डोल्बी एटमॉस नहीं है इसके अंदर, फिर भी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बेस थोड़ा सा आपको कम महसूस होगा, थोड़ा सा कम, मतलब बिल्कुल अंडर एक्सपेक्ट मत करना, प्राइस के हिसाब से अच्छा है। मतलब स्पीकर्स भी 3.5 mm का ऑडियो जैक इसके अंदर आपको नहीं मिलता। और तो सब ओके है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, कैमरास के ऊपर भी आएंगे, लास्ट में आएंगे क्योंकि कैमरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लंबी बात होने वाली है। तो यहाँ पे बैटरी की अगर मैं बात करूँ, 5500 mAh की इसके अंदर बैटरी है, जो कि बैकअप आपको स्क्रीन के सामने मैं दिखा देता हूँ। अगर आप फ़ोन को, एक ख़ास बात बताता हूँ दोस्तों, अगर आप इस फ़ोन को 0 to 100% यानी कि पूरा चार्ज कर लेते हैं और 100% के बाद भी अगर आप 5 मिनट इसके चार्जिंग के लिए छोड़ देते हैं इसको, 5 मिनट और ज़्यादा, तो ये बैटरी बैकअप आपको लगभग स्क्रीन ऑन टाइम नॉर्मल यूसेज में 9 से 10 घंटे तक का प्रोवाइड कर देता है। 9 घंटे तक का तो दे ही देता है। बट अगर आप इसको यानी कि 80% चार्ज करते हैं, 85 या फिर 90 पे चार्ज करके छोड़ देते हैं, तो आपको बैटरी बैकअप काफ़ी कम मिलता है। मतलब 9 घंटे की बजाय आपको 6-6.5 घंटे का मिलता है। तो ये बात आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि आप अगर इसको चार्ज करें एकदम मैक्सिमम बैकअप अगर आपको चाहिए तो 0 to 100% आप इसको ज़रूर से चार्ज कर लें, वरना बैकअप थोड़ा सा कम मिलता है। फास्ट चार्जिंग की बात करूँ तो 120 वोट की फास्ट चार्जिंग इसके अंदर आती है। कभी कभी तो बिल्कुल मतलब 30 मिनट्स के अंदर 100% चार्ज कर देता है, कभी कभी यहाँ पे 50 मिनट्स भी ले लेता है। वो इस फ़ोन के ऊपर है, मतलब कभी फास्ट कर लेता है, कभी स्लो कर लेता है, टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, उसमें कोई इशू नहीं है। और बैटरी हेल्थ की बात करूँ तो फरवरी तक इसकी बैटरी हेल्थ 100% थी और अब इसकी बैटरी हेल्थ 99% रह चुकी है, जो कि 6 महीनों में 7 महीनों में 1% का लॉस हुआ है। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बैकअप काफ़ी अच्छा है स्मार्टफोन का। और आप दूसरे चार्जर से भी इसको फास्ट चार्ज कर सकते हैं। लैपटॉप का 65 वोट का चार्जर मैंने यूज़ किया है, उसके साथ सुपर बुक चार्जिंग दिखाता है ये। तो बैटरी के मामले में भी भाई फ़ोन काफ़ी अच्छा है। हालांकि इसके अंदर आपको IP65 की रेटिंग मिलती है। आजकल तो 20,000 रुपये के फ़ोन में जैसे Realme P3 Pro है, पोको X7 Pro है, X7 है, उनके अंदर IP68 मिलती है। ये खैर पिछले साल का फ़ोन है दोस्तों, इसके अंदर आपको IP65 ही मिलेगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे फाइनली हम इसके बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप की। तो स्पेसिफिकेशन तो मोटा मोटा बता देता हूँ। 32 का सेल्फी कैमरा है, 50 का मेन LYT-808 सेंसर सोनी का, और 8 का IMX355 सेंसर अल्ट्रा वाइड, और 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो कैमरा है सैमसंग का। सीधी बात नो बकवास, मैंने इसके कैमरे के ऊपर लगभग 3 से 4 वीडियो बनाई हैं, लगातार मैं बनाता आ रहा हूँ। इसके कैमरे के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि एक तो ये दोस्तों पता नहीं मेरे ही यूनिट में प्रॉब्लम है। हालांकि मैंने वीडियो बनाई थी, उसके कमेंट्स में बहुत सारे लोगों के फ़ोन में ये प्रॉब्लम है। अगर आप इस फ़ोन में 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और जूम करने की कोशिश करते हैं 2x जूम के बाद में, तो फ़ोन की UI क्रैश हो जाती है और जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी वो भी सेव नहीं होती।
इसको लेके मैंने Realme को ट्वीट किया था, Realme के इंस्टाग्राम हैंडल पे किया था, Realme को कस्टमर केयर पे कॉल किया था, बग रिपोर्ट की थी, कई बार की, लगभग मैंने 15-20 बार कर ली, 15-20 बार कॉल कर लिया। और ये इशू इसके मतलब अक्टूबर नवंबर से है, ये इशू बिल्कुल भी सोल्व नहीं हुआ है। मैंने वीडियोस भी बनाई है इसके ऊपर, आप चाहें तो मेरे चैनल पर चेक कर लेना। आपको सैंपल भी दिखा देता हूं मैं अभी का शूट करके कि अगर आप 4K 30 पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो भाई कैमरा क्रैश हो जाता है। पहले तो मैं आपको आज की डेट दिखा देता हूँ, 25 मार्च है आज, वीडियो तो पता नहीं कब अपलोड करूँगा। 25 मार्च है, ये मैंने इसका खोला कैमरा, कोई भी फिल्टर वगैरह नहीं लगा हुआ, और ये मैंने की वीडियो रिकॉर्डिंग। और यहाँ से देखो 4K 30 FPS सेलेक्ट किया, ये मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी स्टार्ट। अब देखो 2x जूम किया, ये देखो करने लग गया लैग, कितना ज़्यादा लैग है देखो। और अब थोड़ी देर में कैमरा क्रैश ही हो जाएगा इसका। ये प्रॉब्लम ना अब तक मतलब मैं इसको दिवाली से पहले की देख रहा हूँ और अब तक ये सोल्व नहीं हुई है, पता नहीं शायद होगी भी या नहीं होगी। ये हो गया क्रैश देखो। यही सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही है। ये देखो वॉलपेपर भी चेंज हो गया इवन इसका, आप वीडियो बैक करके देख लेना, पहले वॉलपेपर दूसरा था। बहुत सारे लोगों के फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे और कुछ लोगों के में है, मेरे में तो है भाई। तो इसका कोई भी अपडेट मुझे नहीं मिला और ना मेरे शहर में कोई भी Realme का सर्विस सेंटर है। तो मतलब अगर आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भाई सोल्यूशन तो आप इसका भूल जाइएगा। इन्होंने बोला कि फ़ोन को कुरियर कर दीजिए आप कुरुक्षेत्र में, मतलब मेरे से दूसरी सिटी के अंदर इसका सर्विस सेंटर है। तो भाई कुरियर तो करूँगा, मेरा पर्सनल फ़ोन है, दूसरा फ़ोन मेरे पास यूज़ करने को है नहीं, तो तब तक मैं क्या करूँगा। और इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये दोस्तों एक सॉफ्टवेयर इशू है, हार्डवेयर इशू ये नहीं है। और सॉफ्टवेयर के साथ ही इजीली इसको फिक्स कर सकते हैं, पर नहीं हुआ। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी है, अब मैं ना तो इसका ट्वीट करता ना दोबारा इसके ऊपर बोलूँगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके कैमरे में। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है कि भाई ये अगर XDR वाली फ़ोटो लेता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क लेता है। उसके सैंपल्स मैं आपको दोबारा से फिर दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। अभी दोस्तों 2-4 दिन पहले के ये कैमरा सैंपल्स हैं। एक फ़ोटो को तो बिल्कुल क्लियर, मतलब बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर कर देगा, दूसरी फ़ोटोज़ में शैडोज़ और कंट्रास्ट बिल्कुल लो होगा, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक फ़ोटो निकल के आएगी। 2x टेलीफोटो कैमरे में ये प्रॉब्लम कम है। अगर आप 10 फ़ोटो लेते हैं तो उनमें से 2 फ़ोटोज़ को ये बेकार बना देगा, 8 फ़ोटोज़ बहुत ही बढ़िया निकल के आती हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दोस्तों 8 मेगापिक्सल का, इसके किसी काम का नहीं है, वीडियो में तो वो बिल्कुल ही बेकार है। और इसके टेलीफोटो कैमरा की बात करूँ तो इसके कैमरे की सबसे बेस्ट हाईलाइट यही है, जो ये टेलीफोटो कैमरा दोस्तों फ़ोटोज़ लेता है, अगर आप उनको एडिट करते हैं तो एकदम नेक्स्ट लेवल फ़ोटोज़ निकल के आती हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स में अगर आप 2x शॉट्स लेते हैं तो बहुत ही दोस्तों सोशल मीडिया रेडीज़, कलर्स एकदम एक्यूरेट, पंची और ब्राइट निकल के आती हैं। बैकग्राउंड ब्लर भी एकदम मतलब जैसे कि आप DSLR यूज़ कर रहे हैं उस तरह का आता है। सिर्फ 2x टेलीफोटो कैमरे की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 1x को मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करता, बिल्कुल मतलब उसमें तो 10 में से 9 फ़ोटोज़ ख़राब ही निकल के आती हैं। तो बस एक टेलीफोटो कैमरा इसका बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है, 20x तक आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं। iPhone का 14 Pro Max के 3x टेलीफोटो कैमरे को भी ये पीछे पछाड़ देता है, जूम के मामले में क्लिस्टर क्लियर फ़ोटोज़ निकल के आती हैं। हालांकि टेलीफोटो कैमरा में इसको OIS नहीं मिलेगा। और सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो दोस्तों मैंने इसके कैमरे के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, उस पर आप कैमरा सैंपल्स खुद भी चेक कर सकते हैं, थोड़े बहुत मैं यहाँ पे भी अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे सभी चीज़ों की बात हो गई, कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले। एंड में क्या आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए? तो 32,000 रुपये में दोस्तों आपको यहाँ पे काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स मिलते हैं। अभी लेटेस्ट आया है iQOO का Neo 10R स्मार्टफोन, और वीवो का T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन है, यहाँ पे पोको का X7 Pro स्मार्टफोन है, पर उनमें आपको किसी में भी टेलीफोटो कैमरे का सपोर्ट नहीं मिलेगा। हालांकि प्राइस उनका बहुत ही कम है और प्रोसेसर यही है, बाकी सब कुछ बैटरी और इससे मतलब iQOO में तो इससे ज़्यादा बैटरी है, उनके अलग प्लस पॉइंट है। तो एंड में क्या दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन परचेज़ करना चाहिए? तो साफ बात बोल देता हूँ दोस्तों, मतलब अब इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं करता। IP68 की रेटिंग वाला स्मार्टफोन आप जैसे कि अगर आपको एक 2x टेलीफोटो कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं है तो पोको का X7 Pro स्मार्टफोन कंसीडर कर सकते हैं, ये iQOO का Neo 10R स्मार्टफोन कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपको एक कैमराज वाला स्मार्टफोन चाहिए तो वीवो का T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं अब इस स्मार्टफोन को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? सबसे बड़ी दिक्कत तो दोस्तों इसके यहाँ पे Realme के सपोर्ट की है, मतलब Realme कस्टमर केयर सर्विस भाई बिल्कुल 0 रेटिंग दूंगा मैं इसको, 5 में से 0 स्टार रेटिंग।
बिल्कुल ही मतलब ये GT6 स्मार्टफ़ोन उस टाइम का दोस्तों इनका सबसे फ्लैगशिप स्मार्टफ़ोन था। 9 महीने हुए नहीं हैं इसको पूरे अभी यहाँ पे लॉन्च हुए, और इनके अपडेट्स देख लो, कस्टमर सर्विस देख लो। मैंने इतनी बार कंप्लेन की है, मुझे अब तक कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। तो मेरी पर्सनल खुंदक तो नहीं है ये, जैसा कि मैंने स्मार्टफ़ोन यूज़ किया। इसकी बैटरी अच्छी है, इसकी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मल्टीमीडिया और नेटवर्क का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। बस 2 ही कमियां मुझे लगी रियलमी के, ये एक तो कैमरे वाली 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड वाली, डार्क फोटोज़ लेता है, मतलब कैमरा थोड़ा बेकार साइड है इसका। और दूसरी जो मुझे प्रॉब्लम लगी वो लगी इसमें IP68 की रेटिंग नहीं है। तीसरी कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे कुछ खास नहीं लगी। फ़ोन मतलब बस क्या बोलूँ दोस्तों, ये यही था दोस्तों, बस मेरा कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इस स्मार्टफ़ोन के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्प कर पाएगी इस स्मार्टफ़ोन को परचेज़ करने के डिसीज़न में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।